नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और गांधी जयंती के विचारों के बिल्कुल प्रतिकूल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का स्थापना दिवस दोनों इस वर्ष एक साथ आ रहे हैं। ऐसा कम होता है, लेकिन इस बार हो रहा है। और यह संयोग नहीं है कि दोनों एक साथ आ रहे हैं और इस बहाने गांधी जयंती पर होने वाले आयोजन लगभग पूरे देश में रद्द हो रहे हैं। सब तरफ आरएसएस के नागपुर में होने वाले आयोजन की धमक है। असल में यह आरएसएस की धमक है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताते हैं, भांति भांति प्रकार से उसकी सराहना करते हैं, तो जाहिर है मीडिया को स्पष्ट संदेश जाता है, नागरिकों को स्पष्ट संदेश जाता है। 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन अपने परंपरागत आयोजन में आरएसएस ने इस बार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इसके पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी, जो उस वक्त पूर्व राष्ट्रपति थे, 2018 में उनके बहाने से आरएसएस ने अपने ऊपर लगे सांप्रदायिकता के कलंक को धोने का काम विधिवत रूप से शुरू किया था। अभी हमें खबर मिली थी कि इस वक्त भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई की मां कमला ताई को 5 अक्टूबर को अमरावती में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। अभी कहीं कहीं खबर है कि उन्होंने आमंत्रण को नकार दिया है, लेकिन जब बुलाया गया होगा तो जाहिर तौर पर पूछ करके ही बुलाया गया होगा। अब किस कारण से उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कम से कम उनका अस्वीकार करना एक अच्छी खबर कही जा सकती है। तो आप देखें किस तरह से आरएसएस गांधी जी की जयंती को ढकने की कोशिश कर रहा है। और यह भी संयोग है कि इन सब के थोड़े दिन पहले ही गांधीवादी तरीके से लद्दाख में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक को अब देशद्रोही करार दे दिया गया है। मीडिया इसी भाषा में बात कर रहा है। बीजेपी की आईटी सेल इसी तरह से दुष्प्रचार कर रही है। वही सोनम वांगचुक जो एक समय बीजेपी और प्रधानमंत्री की आंखों के तारे थे, क्योंकि वह प्रधानमंत्री की सराहना कर रहे थे। लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, पूर्ण राज्य की मांग को लेकर सोनम वांगचुक लंबे समय से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। कौन है सोनम वांगचुक? कितना जानते हैं आप सोनम वांगचुक के बारे में? सोनम वांगचुक को केवल 3 इडियट से मत समझिए। सोनम वांगचुक एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, एक ऐसे आविष्कारक हैं जिन्होंने अपने आविष्कार से निजी कंपनियों के लिए मुनाफा नहीं बनाया, अपने लिए मुनाफा नहीं बनाया। ऐसे आविष्कार किए
जिससे लद्दाख के भयंकर बर्फीले तूफानों में, भयंकर सर्दी में सैनिकों को ऐसे टेंट बनाए गए जो पर्यावरण के लिहाज से बहुत मुफीद थे। ऐसे अनेकों पेटेंट उनके नाम पर हैं। दुनिया भर में उनके भाषण बहुत गंभीरता से पर्यावरण पर सुने जाते थे। खुद प्रधानमंत्री के पर्यावरण के पहल के नाम पर किए गए कार्यक्रमों की उन्होंने सराहना की थी। और अब जब लद्दाख के हक की लड़ाई वह लड़ने लद्दाख की सड़कों पर निकल पड़ते हैं तो उनको देशद्रोही करार दिया जाता है। यह बहुत ध्यान से समझने की बात है कि एक गांधीवादी तरीके को कैसे आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता देते हैं और सोनम वांगचुक पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करके आप उनको हिरासत में लेते हैं और जोधपुर जेल में भेज देते हैं। शांति से प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सरकार का यह हिंसा के उपयोग का पहला मामला नहीं है। यह हिंसा ही है। एक अहिंसक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर एनएसए लगाना सरकार की हिंसा ही मानी जानी चाहिए। उमर खालिद को हमने देखा, 5 बरस से जेल में हैं, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अब सोनम वांगचुक का ट्रायल कब शुरू होगा कह पाना बहुत मुश्किल है। किसानों के मामले में हमने देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना के बीच अलग अलग मौसमों की मार झेलते हुए लगभग साल भर वह बैठे रहते हैं और सरकार टस से मस नहीं होती। सरकार एमएसपी पर टस से मस नहीं होती। सरकार पेपर लीक पर टस से मस नहीं होती। जो बच्चे सड़क पर उतरते हैं, शांति से बात करते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। हमारे पास तकनीकी संसाधनों की कमी है। हम आपको वह सब फुटेज नहीं दिखा सकते, वह दृश्य नहीं दिखा सकते, लेकिन वह सब आपकी स्मृति में है। उनको आपको संजोए रखना है। तो एक तरफ आरएसएस है जिसके पास मनुस्मृति है, जिसके पास सांप्रदायिकता का साफ साफ दृष्टिकोण है, जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने को अपनी सबसे बड़ी मांग मानता है। सरदार पटेल जिस हिंदू राष्ट्र को पागलपन कहते हैं, आरएसएस उसकी ध्वजा फहराने के लिए 100 साल से व्याकुल नजर आ रहा है। मोहन भागवत आज जो कहते हैं कल उससे पलट जाते हैं। सरकार भी उसी रास्ते पर है। एक तरफ पाकिस्तान को लेकर आप देखिए किस तरह की विरोधाभासी स्थिति है। आपकी नसों को फड़फड़ाने के लिए कह दिया जाता है पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। खून भी बहता है, पानी भी बहता है और खेल भी हो रहा है, लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे। और प्रधानमंत्री भारत की जीत के बाद मैदान में ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराएंगे। अगर भारत की टीम एशिया कप का फाइनल हार जाती तो क्या इसे ऑपरेशन सिंदूर की विफलता माना जाता? पाकिस्तान की टीम बेहद कमजोर टीम है और खेल में कोई भी जीत हार सकता है, लेकिन राजनीति को, अपनी सांप्रदायिक बयानों को मैदान में ले जाने का काम केवल नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। हमने पहले भी आपसे कहा है, गौतम गंभीर इसलिए कोच नहीं बनाए गए क्योंकि वह क्रिकेट के जानकार हैं। उनको कोच इसलिए बनाया गया ताकि क्रिकेट के माध्यम से आपके दिमाग पर
लगातार नफरत परोसी जा सके। अभी क्रिकेट इससे अछूता था। विराट कोहली लगातार ट्रोलिंग का विरोध करते थे, कम से कम शमी का और सिराज का बचाव करते थे, इस तरह की कोई बात नहीं करते थे, उनको रास्ते से हटाया गया। अब गौतम गंभीर हैं और उनके चुने हुए कप्तान हैं। उनकी भाषा बोल रहे हैं खिलाड़ी। जसप्रीत बुमराह से लेकर सूर्य कुमार यादव तक, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे नए नए खिलाड़ी, तिलक वर्मा जैसे नए नए खिलाड़ी, यह सब आपको गौतम गंभीर के इशारे पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां खेलने का अर्थ खेलना नहीं है, यहां खेलने का अर्थ बीजेपी के आदेशों का पालन करना है। एक छद्म राष्ट्रवाद को आपके दिमाग के भीतर ठूसना है। यही आरएसएस का काम है। बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों में खाली पड़ी भर्तियां, रेलवे का निजीकरण, बिहार जैसे राज्य में अडानी को 1 रुपए की लीज पर सैकड़ों एकड़ की जमीन, कंपनियों पर अडानी अंबानी के कब्जे, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए क्रिकेट एक जरूरी टूल है। तो गांधी पर आरएसएस कैसे हमला कर रहा है? अपने आयोजन के बहाने हिंसा को आप तक प्रवाहित कर रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं आरएसएस का महिमा मंडन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जैसे गांधीवादी को जेल में डाल दिया जाता है। उमर खालिद की जमानत नहीं होती। बोलने वाले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। असम पर बोलने लिखने वालों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। आपने यह खबर देखी? असम में आदिवासी समुदाय सड़कों पर आंदोलन की कमान युवा संभाल रहे हैं। 40,000 लोग असम में सड़क पर हैं। यह सभी अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मटक समुदाय के लोग हैं, जिसमें 6 आदिवासी समुदाय हैं। इनसे 2014 में बीजेपी ने वादा किया था कि इनको स्पेशल आरक्षण दिया जाएगा। आम चुनाव जीतने के बाद इनसे वादा किया गया था कि इनको एसटी का दर्जा दिया जाएगा। बीजेपी वादा करती है और भूल जाती है। जब आप सड़क पर उतरते हैं तो उसकी पुलिस आप पर लाठियां बरसाती है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता किस तरह से उबल रही है आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री की भाषा की जितनी आलोचना की जाए कम है। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि देश में अहिंसा को एक तरफ धकेल दिया गया है और सरकार जानबूझकर के चाहती है कि नौजवान हिंसक हो जाएं, जिससे जल्दी से वह आंदोलन कुचल दिया जाए। असम में यह जो 40,000 लोग सड़क पर शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे कोई बात नहीं कर रहा। पेपर लीक के लिए जो बच्चे सड़कों पर बैठे हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा। उत्तराखंड में आप देखें, पेपर लीक के कारण कितने बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बिहार में तो यह आए दिन की बात है, लेकिन सरकार आपको बोलती हुई नजर नहीं आती। सरकार केवल संघ के महिमा मंडन, गांधी और नेहरू की प्रतिष्ठा के निलंबन में जुटी हुई है। भगत सिंह की कल जयंती थी। आपने कभी गौर किया है? भगत सिंह के पूरी विचार प्रक्रिया को केवल एक बंदूक से आपको दिखाने की कोशिश आरएसएस 100 साल से कर रहा है। भगत सिंह की शहादत को एक बंदूक से नापने की सबसे बड़ी सजा गांधी को दी जा रही है। गांधी को बदनाम करने में भगत सिंह का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेहरू को खलनायक बनाया जा रहा है। इसलिए एक किताब हम आपके लिए लेकर आए हैं, भगत सिंह क्रांति में एक जीवन,
भगत सिंह क्रांति में एक जीवन। इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए। इस किताब का हिंदी में अनुवाद आलोक श्रीवास्तव ने किया है, जो एक संपादक हैं, लेखक हैं, कवि हैं। और आलोक प्रकाशन लंबे समय से संवाद प्रकाशन के रूप में आपके पास दुनिया भर का साहित्य लेकर आ रहे हैं। भगत सिंह पर इस किताब के लेखक सतविंदर जस हैं और इस किताब में सतविंदर जस ने ऐतिहासिक प्रमाणों के माध्यम से बताया है कि किस तरह से आपके दिमाग में भगत सिंह के बहाने गांधी और नेहरू को खलनायक बनाने का काम चल रहा है। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप चौंक जाते हैं, क्योंकि कहानी कुछ और है, आपके दिमाग में कहानी कुछ और है। साम्राज्यवाद पर, समाजवाद पर, लोकतंत्र पर, मजदूरों से अन्याय पर भगत सिंह के विचार आपने कहां सुने हैं, कब सुने हैं। इसलिए इस किताब को और इसके जैसी दूसरी किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ऐतिहासिक रूप से तथ्यों के प्रति सतर्क रहना। इस बार 2 अक्टूबर बहुत बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। अगर आप गांधी के विचारों से सहमत हैं तो आपको बहुत सतर्क रहना है। और आरएसएस की सांप्रदायिकता, मनुस्मृति के महिमा मंडल और हिंदू राष्ट्र के पागलपन को असफल करने के लिए आपकी चेतना का सजग रहना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम एक बार फिर आपसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह की गंभीर और ऐतिहासिक विश्लेषण वाली सामग्री को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके पास लाने में सफल रहें, अपनी निरंतरता बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।